मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। मुझे आप लोगों ने आज पाटलिपुत्र की एक पवित्र धरती पर मुझे आह्वानित किया और ये हमारा जो वैभवशाली जो मगध साम्राज्य है उसका इतिहास कहीं खो चुका है अभी, क्योंकि समय जब आपका जो हमारी जो पारंपरिक जो क्रोनोलॉजी है जो पुराणों में दी गई है उसका जब पुनर्मूल्यांकन या पुनः समीक्षा जब की गई पिछले 200 वर्षों में, तो उसमें एक कालक्रमिक एक बहुत भयंकर भूलें हुई हैं दो, जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। लेकिन मैं क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उनके तत्वावधान में यहाँ पर उपस्थित हूँ और इतिहास संकलन समिति के भी बहुत सारे जो उनके उद्देश्य और उनके साथ तो दोनों में सामंजस्य कैसे बने, क्योंकि एक बार मैं जब तिवारी जी थे DGASI उनसे मिलने गया था, उनको अनुसंधान के बारे में जब उनको दिया तो उन्होंने केवल एक ही कहा, अगर मैं आपकी बात मान लूं तो ये मानना पड़ेगा कि 200 सालों से मैं गलत कर रहा हूं। तो मैंने उनको कहा था कि ये नहीं है कि कहना कि क्या हम गलत करें, लेकिन ये भी तो देखें कि क्या हमारी पारंपरिक जो क्रोनोलॉजी है 200 सालों से पहले थी वो सही था या गलत था, इसका मूल्यांकन क्यों नहीं हो सकता। हम क्यों सिर्फ 200 सालों में जो हुआ वही ध्यान रखेंगे। तो उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन आपको जो ये जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई इसमें बहुत सारे चित्र जो है वो केवल एक डॉक्यूमेंट्रीज में दिखाने के लिए दिए, लेकिन वो वास्तविक चित्र नहीं है जो आर्कियोलॉजी के हैं। तो वो आप लोग उस तरीके से ना लेके इसमें कुछ तथ्यात्मक, ये सारा प्रयास है कि महाभारत से पीछे जाएंगे तो भारत की क्रोनोलॉजी क्या होना चाहिए उस पर दिया गया एक वृत्त चित्र है। क्योंकि एक और विषय भी मैं आर्कियोलॉजिस्ट को, मैं जितने भी यहाँ हैं उनको उसका परिचय कराऊंगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इसको माना जाता है। आर्कियोलॉजी जब आप अपने जो ऐतिहासिक स्थलों पर जो खुदाई करते हैं वो आर्कियोलॉजी, उसी तरीके से आपकी आर्कियो एस्ट्रोनॉमी है, जो कि हमारे पूर्वज और जितने ज्योतिष शास्त्र के विद्वान थे उन्होंने बहुत सारे कुछ ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस को हमारे ग्रंथों में उसको उन्होंने लिखा, तो उसकी डेटिंग की जा सकती, क्योंकि कुछ तो साइक्लिकल होते हैं कि कुछ हर महीने चंद्रमा हर एक नक्षत्र में एक बार आ जाता है, फिर साल में सूर्य का चक्र होता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि हजारों वर्षों में एक ही बार होता है। उसका बैक कैलकुलेशन या वो करना है तो मतलब आधुनिक कंप्यूटर होना चाहिए, आधुनिक ग्रेविटी और जो आकर्षण शक्ति वाला भी जो डेल्टा टी करेक्शन है, क्योंकि जो एग्जैक्ट जो बहुत ही आधुनिक जो डेल्टा टी करेक्शन जो JPL होराइजन है वो 20-30 वर्ष पहले ही उसको विकसित किया गया, उससे पहले उतना एक्यूरेट वो कैलकुलेशन नहीं था। तो आज के सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम इतिहास के 10-20 हजार साल पीछे भी हम जाकर के देख सकते हैं कि जो हमारे ग्रंथों में जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस जो दी गई हैं उनकी सही डेटिंग हो जाए, फिर एक कालक्रम कैसे बनता है। क्योंकि समस्या ये है कि आपको हर जगह खुदाई से मिल जाए। आर्कियोलॉजी क्रोनोलॉजी के लिए एक सेकेंडरी एविडेंस हो सकता है, प्राइमरी नहीं हो सकता। हाँ, वो तब हो सकता अगर आपको ये लकड़ी पर अशोक ब्राह्मी में लिखा हुआ मिलता, तो फिर इसके कार्बन डेटिंग करके कुछ दोनों का सामान्य थे। लेकिन अभी तक जितने भी हमारे पास जो एपिग्राफ है, क्योंकि खुदाइयों में आपको पॉट शेड्स मिल सकते हैं, आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, लेकिन अभी तक भी कुछ ऐसा नहीं मिला जिसपे कि अशोकन ब्राह्मी उसके हो, तो फिर हम एग्जैक्ट जो अशोकन ब्राह्मी के टाइम का जो कार्बन डेटिंग करके। लेकिन एक और भी समस्या है, कार्बन डेटिंग 1950s के बाद इंट्रोड्यूस हुआ, उससे पहले तक विश्व की क्रोनोलॉजी पूरी तरह एस्टैब्लिश हो चुकी थी। अब क्या करते हैं हम लोग, एक रॉ डेटा लेते हैं कार्बन डेटिंग, वो साइंटिफिक डेटा होता है, लेकिन उसको क्या करते हैं फिर हम कैलिब्रेट करते हैं, इंट कैलसी करके कई सारे कैलिब्रेशन मेथडोलॉजी। वो कैलिब्रेशन मेथडोलॉजी क्या है, वो बायस्ड टू द एग्जिस्टिंग क्रोनोलॉजी। जो क्रोनोलॉजी आपने बनाई तो फिर जो आपकी जो ये जो कैलिब्रेशन है वो एक पूर्वाग्रह ग्रस्त है, वो साइंस नहीं है। लेकिन जो कार्बन डेटा है
फिर ये आधुनिक इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, एग्जैक्ट कार्बन ईयर्स को कैलेंडर ईयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो और प्राचीन चला जाता है, 500 साल पीछे चला जाएगा चाहे, तो फिर कैलिब्रेट करके उसको फिर आगे लेके आया जाता है। तो इसलिए जो है ये भी नहीं देखना कि सबसे पहले क्रोनोलॉजी जो है, क्योंकि कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन में क्रोनोलॉजी आपके एपिग्राफिक एविडेंस और लिटरेरी एविडेंस पर ही बनती है, आर्कियोलॉजी या कार्बन डेटिंग से नहीं बन सकती, क्योंकि बहुत सारा एरर रहता है उसमें। तो उसको हम एक तरीके से पुनः समीक्षा करते हैं, क्योंकि आधुनिक जो हमारे जो इतिहास के जो टेक्स्ट बुक्स कॉलेजेस में और पढ़ाया जाता है उसमें जो क्रोनोलॉजी केवल बुद्ध तक ही है। बुद्ध से आगे जाते हैं तो यहां तक मैंने सुना कि लोग प्री हिस्टोरिक कहना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अन्याय है भारतीय इतिहास के साथ कि आपका इतिहास ही नहीं है, क्योंकि आपको क्रोनोलॉजी नहीं है तो आप प्री हिस्टोरिक हो जाते। कल आपका बर्थ डेट अगर हम भूल जाए तो आप भी मिथक हो सकते हैं, आप मिथकी व्यक्ति हो सकते हैं। तो यही अन्याय भारतीय इतिहास के साथ हो। तो मैं सबसे पहले बुद्ध की डेटिंग के साथ, क्योंकि एक आपको समझना पड़ेगा कि प्राचीन हमारी जो पारंपरिक क्रोनोलॉजी है ब्रिटिशर्स के आने से पहले, वो क्रोनोलॉजी क्या थी और वो सही था या उसके अंदर क्या वस्तुतः मेरे अनुसंधान में 2 गलतियां हुई हैं, वो भयंकर गलतियां, वो ब्रिटिशर्स के आने से पहले हुई हैं। वो क्यों हुई हैं? उसकी वजह से 1380 वर्षों की एक बहुत बड़ी एक क्रोनोलॉजिकल गलती हुई है बुद्ध की डेटिंग में। एक जो हमारा जो मगध का पूरा इतिहास जो पुराणों में दिया गया है वो महाभारत काल से लेकर उसके बाद बृहद्रथ वंश 1000 वर्षों का, उसके बाद जो प्रद्योत वंश है, उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद आते हैं। तो इनका जो महापद्मनंद का समय आता है 1500 वर्ष महाभारत काल से लेकर महापद्मनंद का राज्याभिषेक जो होता है वो 1500 वर्षों का इतिहास है। इसका मतलब है कि बुद्ध जो है नंद से कम 150-200 वर्ष पहले उनका महापरिनिर्वाण होना चाहिए। यही पारंपरिक क्रोनोलॉजी है। लेकिन ऐसा क्या हुआ, हम नंद को 350 बीसी कर देते हैं, तो लगभग 7 आपको एक बहुत बड़ी 1380 वर्षों का एक कालक्रमिक एक दोष आता है हमारे कारण। वो किस तरीके, सबसे पहले ये समझते हैं कि हमने कैसे बुद्ध निर्वाण को 483 बीसी में, क्योंकि आधुनिक इतिहासकारों ने कैसे फिक्स किया, उसको हम लेके चलते हैं। ये है हमारी जो पारंपरिक क्रोनोलॉजी है। महाभारत युद्ध, क्योंकि कलयुग का हमारे पास 1000-2000 से भी अधिक अभिलेख हैं और पूरा साहित्य है, पूरी परंपरा है कि वो कलयुग 3101 बीसी से लेके कलयुग वर्ष, उससे पहले महाभारत, ठीक है, एक वर्ष 50-60 वर्ष का प्लस माइनस एक डेट होता है, इसलिए मैंने एग्जैक्टली 32nd सेंचुरी बीसी, ये हमारी परंपरा है। उसके बाद बुद्ध 19th सेंचुरी, क्योंकि 1500 ईयर्स के बाद महापद्मनंद है तो वो है, और आदि शंकराचार्य की तिथि जो है वो 6th सेंचुरी बीसी में। ये हमारी पारंपरिक क्रोनोलॉजी थी बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, जो सर विलियम जोन्स के टाइम में बनी थी। मैं इसे फिक्शनल क्रोनोलॉजी कह रहा हूं क्योंकि महाभारत का कोई लेना देना नहीं है आधुनिक इतिहासकारों को, क्योंकि उनको डाउट है कि ये इतिहास है कि नहीं। तो अब ये डाउट वैसा ही है। आपने कई बार एक वर्ड सुना होगा, डाउटिंग थॉमस, जो कृष्ण, वो जो बिना आधार के डाउट करते हैं। तो ये कुछ ऐसा ही है, केवल आपके परंपरा पर उनको कोई ना सम्मान है ना वो है, तो फिर उनके लिए डाउट है, इसलिए महाभारतवाद तो आज का विषय भी नहीं है, हम उस पर नहीं करेंगे। लेकिन बुद्ध का निर्माण, क्योंकि उनका जीवन काल 80 वर्षों का रहा, तो ये 560 तो 483 बीसी आ जाता है। क्योंकि बुद्ध का जो डेट है वो आदि शंकराचार्य के तिथि को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, क्योंकि आदि शंकराचार्य धर्म कीर्ति को रिफर करते हैं, दिंगनाग और उनके। तो अब आपके पास बुद्ध को 1300 वर्ष आगे लेके आए, तो आदि शंकराचार्य को भी उठा के आपको 1300 वर्ष आगे ले जाना ही पड़ेगा, उसके अलावा और आपके पास कोई चारा नहीं है।
तो यही कारण है कि परंपरा कभी नहीं थी 788, 820 8th सेंचुरी में आदि शंकराचार्य की परंपरा 6th सेंचुरी बीसी है। एग्जैक्ट जो कलयुग की तिथियां दी गई हैं, जो हमारे जो पारंपरिक स्रोत हैं, उन सब में आदि शंकराचार्य की स्थिति 6ठी सदी। ये जो अगर हम दोनों का अगर हम वो लेते हैं तो 1300 वर्षों से भी अधिक का एक कालक्रमिक प्रॉब्लम है क्रोनोलॉजी में। इसको कैसे हम रिजोल्व कर सकते हैं? सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये 483 बीसी आया कैसे। एक है सबसे पहले, क्योंकि ये ग्रीक लिटरेचर, भारत से कोई लेना देना नहीं है, ना हमें कोई अलेक्जेंडर का कहीं पर भी एक लाइन भी लिखी हुई नहीं है भारतीय साहित्य के साथ। तो कैसे हमारे लिए अलेक्जेंडर शीट एंकर बन गया भारतीय इतिहास का? इतना महान सभ्यता और इतना विस्तृत हमारे पास लिटरेरी एविडेंस है, एपिग्राफिक एविडेंस है, लेकिन हमने अपने कालक्रम का जो शीट एंकर है हमने ग्रीक सोर्सेस से लेके हमने कहा, क्योंकि अलेक्जेंडर आया था तो उसके समय एक सैंड्रोकोटस था, उसको चंद्रगुप्त मौर्य मान लिया, तो वहां से शुरू होता है सबसे पहले। तो इसलिए जो है अलेक्जेंडर का डेथ 323 है, उनकी जो भी क्रोनोलॉजी उन्होंने, इसका भारतीय किसी भी क्रोनोलॉजी के साथ इसका कुछ लेना देना नहीं है पहले। फिर अंधाधुंध बिना किसी एविडेंस के ये मान लिया गया, क्योंकि समकालीन है तो उनका भी कोरोनेशन उसी के 1-2 साल प्लस माइनस करके हमने वहीं पर कर दिया। अब ये किस तरीके से होता है? चंद्रगुप्त मौर्य भारत के राजा थे, मगध के महान राजा थे, महान चक्रवर्ती थे, तो उनका समय भारतीय मानकों के आधार पर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो कॉलोनियल हिस्टोरियन थे उनको अपने जो शीट एंकर से मैं इस पर मैं आता हूं, इसकी एक क्रिटिकल समीक्षा करते हैं कि क्या है, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूं कि मानक हमने इंपोर्ट किया एक यहां पर। फिर उसके बाद हमने एक क्रोनोलॉजी मैन्युफैक्चर की, क्योंकि फिर वहां से हमने रेगनल ईयर ले लिया भारतीय साहित्य से। उन्होंने तो लिखा नहीं कि चंद्रगुप्त ने कितने वर्ष शासन किया या ये सब तो लिखा नहीं, अपने यही अपने सोच एक तरीके से आपने एक तरीके से कुक कर रहे हो क्रोनोलॉजी। फिर अशोका वहां तक लेके आए, लेकिन ये अशोक का समय के लिए फिर हमने महावंश, श्रीलंका में जो महावंश दीपवंश है उसमें ये लिखा हुआ है कि 218th ईयर बुद्ध निर्वाण से लेकर अशोक का कोरोनेशन होता है। तो फिर उसके बाद 236 ईयर्स में उन्होंने एक बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था, तो उसको फिर वहां से हम आपको एक ये डेट आपको अभी तो कहीं नहीं लिखा हुआ 483 अभी तक, आपने केवल 323 जो डेथ है उसी को चंद्रगुप्त का कोरोनेशन मान लिया। इसका कोई आधार नहीं है, लेकिन आपने उसको मानने के बाद अब आपको 218 वर्ष में अशोक को लेके आना है। तो आप क्या करेंगे, ये 323 को आप शीट एंकर मान के आप ये रिकॉन्साइल करोगे कि अशोक का ये कोरोनेशन का टाइम क्या होना चाहिए। तो आपने 268 लेकर के पीछे 218 वर्ष पीछे चले गए तो 486 बीसी आता है। फिर हमने कहा कि ये भी एग्जैक्ट कैसे ले आए, क्योंकि अभी तक किसी को भी, क्योंकि सब कुछ एक तरह का आपने बहुत सारे अजम्पशंस और अपने उसके आधार पर कुक किया, तो फिर कहा कि नहीं, एक कैंटन में, एक चाइना की एक सिटी है, वहां पर एक डॉटेड रिकॉर्ड है, एक विनय पिटक है, विनय पिटक में हर वर्ष एक बिंदु उसके अंदर किया था, 972 या 975 डॉट्स उसमें है, तो उतने वर्ष, हर एक वर्ष जब भी वो रिचुअल होता था तो विनय पिटक के अंदर एक बिंदु लगा दी जाती थी, तो उससे यह होता कि इतने वर्ष समाप्त हुए। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया कि 975 ईयर्स है, तो फिर उन्होंने एक किसी तरीके से ये माना कि नहीं, ये एग्जैक्ट डेट बताता है 483 बीसी। लेकिन अभी भी इसको लेके बहुत सारे विवाद हैं कि इसमें कोई कहता है कि 3 डॉट एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, कोई कुछ, तो इसलिए जो है एग्जैक्ट इसका तो अभी भी जो है बुद्ध के डेटिंग को लेके भारतीय कोई मानक नहीं लिया गया। या तो वो डॉट वो तब होगा, सबसे पहले आप बुद्ध निर्वाण का तिथि निर्धारित करें, उसके बाद ही हम बताएंगे कि कितने विनय पिटक में कितने वो बिंदु लगे हैं, उस हिसाब से देखेंगे। लेकिन अभी जो है आपका आधार है अलेक्जेंडर का डेथ।
तो ये अलेक्जेंडर का ही जो ईयर है उसको मानक मान करके भारतीय क्रोनोलॉजी को पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट किया गया, या कुछ ये है। मैं बता कैसे 483 BC आया। उसके बाद एक और है इनके पास, और जो ग्लेरिंग इनकंसिस्टेंसी से मैं बताता हूं कि ये कि सैंड्रोकोटस का चंद्रगुप्त का जो चंद्रगुप्त मौर्य का अभिषेक कब हुआ था, ये रोमन हिस्टोरियन ने, उन्होंने सैंड्रोकोटस लिबरेटेड द इंडियन रीजन फ्रॉम ग्रीक कंट्रोल आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर एंड टुक कंट्रोल ओवर इंडिया आफ्टर एक्वायरिंग द किंगडम व्हेन सेल्यूकस वाज लेइंग द फाउंडेशन ऑफ हिज फ्यूचर ग्रेटनेस। तो यहां पर अलेक्जेंडर के डेथ के बाद चंद्रगुप्त की बात आ रही है, और वो बिल्कुल सेल्यूकस के समकालीन थे। उसी के सेल्यूकस और इनका लगभग एक साथ कोरोनेशन होना चाहिए, ना कि उनके डेथ ईयर के साथ। 323 में चंद्रगुप्त अभी तक राजा नहीं बना था इससे, और 316 तक भी जो है वो अभी तक चंद्रगुप्त ने, क्योंकि सेल्यूकस के टाइम में वो हराते हैं, तो 303 BC के आसपास। तो इसका एक रफली ये मिलता है कि चंद्रगुप्त का आना 311 से 303 BC के आसपास ही हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता है। कि ये जो स्टेटमेंट उनका जो सेम ग्रीक और रोमन के इतिहास का। लेकिन इसके अलावा मैं एक और बात बताता हूं, ये कहां से लेके आए ये जो सैंड्रोकोटस और अलेक्जेंडर वाला। ये एक सेलेक्टिव आपने पिकअप किया, आपने पूरा जो डेट, वो क्या कहते हैं, ग्रीक मेगास्थनीज और आर्यन प्लिनी के जो उद्धरण में उन्होंने बहुत सारे उद्धरण हैं, उसमें जो मेन वो क्या कह रहे हैं कि भारतीय लोग जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जो सैंड्रोकोटस है, वो चंद्रगुप्त मौर्य तो, लेकिन सैंड्रोकोटस जो है ही वाज द 153rd किंग, 153 राजा हुए हैं, और पूरी क्रोनोलॉजी दे रहे हैं 6451 ईयर्स। अगर आपको इतना ही विश्वास था ग्रीक सोर्सेस में, तो ये क्यों नहीं लिया कि भारतीयों का कम से कम 7000 सालों का इतिहास है, 6400, 6451 प्लस 323 ऐड कर लीजिए, आपको 6700 BC के आसपास से स्टार्ट होना चाहिए भारत का इतिहास। वो आपने सेलेक्टिवली बाहर कर दिया उसको। तो पहले फिर उसके बाद केवल ग्रीक और अलेक्जेंडर और सैंड्रोकोटस, बस सैंड्रोकोटस से पहले जो 153 राजा हैं वो उनका क्या इतिहास है। तो ये जो सारा कुछ है डेटिंग जो इनका, केवल अलेक्जेंडर के जो डेथ के डेट को लेकर ही भारतीय क्रोनोलॉजी है। उसके बाद और भी उदाहरण आते हैं जो कि ये जो अलेक्जेंडर के, इसको मैं स्किप करता हूं, इसको मैं फिर आऊंगा आपके पास। तो एग्जैक्ट डेटिंग, तो उस समय अशोक का बिल्कुल कोई रेफरेंस नहीं आता है किसी भी ग्रीक सोर्सेस में, केवल सैंड्रोकोटस, उसके बाद उनके जो पुत्र हैं अलित्रकेड्स या जो भी एक नाम उनका एक दो बार उसका आता है, उसके बाद अशोक का कहीं भी रेफरेंस नहीं। अब जो है, अब कहीं भी कोई रेफरेंस है नहीं अशोका का, जबकि अशोका खुद रिफर कर रहे हैं इंडो ग्रीक्स का, अपने जो 13th एडिक्ट में इंडो ग्रीक्स के रेफरेंसेस है, लेकिन ग्रीक लिटरेचर में उनका कोई रेफरेंस नहीं है अशोका का। अब समस्या है यही स्टेटमेंट में रोमिला थापर का, क्योंकि अशोकन इंस्क्रिप्शन एंड हिज कोरोनेशन इज द बेड रॉक ऑफ एंशिएंट इंडियन क्रोनोलॉजी। इस तरीके से भारतीय क्रोनोलॉजी, जो भी डिस्टॉर्टेड क्रोनोलॉजी 200 वर्षों से, ये ईयर पहले नहीं था, 1784 से पहले कभी भी ये भारतीय क्रोनोलॉजी का मानक नहीं था। लेकिन हमारे लिए जो 13th रॉक एडिक्ट में जो इंडो ग्रीक्स का रेफरेंस है, लेकिन उसमें एक अजम्पशन है कि इंडो ग्रीक सब अलेक्जेंडर के बाद ही आए, ये एक अजम्पशन है। लेकिन अगर आर्यन का जो आप एनालिसिस अलेक्जेंडर बुक पढ़ लीजिए, जब अलेक्जेंडर आया था अफगानिस्तान में, ही हैज टेम्पल ऑफ एथना, और वहां सैक्रिफाइस वो सब किया था। पहले से ही ग्रीक सेटलमेंट्स थे
अलग होता, तो वाई शुड वी एक्सेप्ट कि सारे इंडो ग्रीक्स जो है अलेक्जेंडर के बाद ही डेटिंग करेंगे उनकी? ये जो है, ये जो एक रिजिड और एक आपके जो अजम्पशंस है, वो भारतीय क्रोनोलॉजी को डिस्टोर्ट करने में बहुत ही उसको वो ये 272 to 268 4 साल का एक प्रॉब्लम है, फिर भी वो छोड़ देते हैं। तो ये है जो आजकल जो क्रोनोलॉजी पढ़ाई जाती है उसका बेडरॉक ये है। फिर इसके पीछे आप 218 ईयर महावंश वाले ईयर्स लेके 483 बीसी के आसपास बुद्ध महापरिनिर्वाण की डेटिंग आप करते हैं। इसको मैं बार बार फिक्शनल क्रोनोलॉजी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी भी इनमें कहीं भी भारतीय मानक नहीं है जिसके आधार पर आप क्रोनोलॉजी बना रहे हो। तो ये है चार पांच जो इंडो यवनों का जो उल्लेख आता है, इसके बारे में मैं आपके पास आऊंगा। सबसे पहले हम एक और समस्या है, ये जो शॉर्ट क्रोनोलॉजी और लॉन्ग क्रोनोलॉजी, जो अशोक के बारे में कहीं पर भी, जैसे दो हमारे पास प्रमुख सोर्सेस, एक थेरवाद बुद्धिज्म है, एक जो नॉर्थ इंडियन जो महासांघिक बुद्धिज्म है, उनमें महासांघिक के सभी सोर्सेस में अशोक को शिशुनाग पुत्र कहा गया है, बिंदुसार पुत्र नहीं कहा गया है एक, और उनको हमेशा बुद्ध निर्वाण के 100वें वर्ष में वो राजा होते हैं, 218 नहीं है। अब लॉन्ग क्रोनोलॉजी है थेरवाद बुद्धिज्म में, इसमें बिंदुसार पुत्र अशोक की बात होती है। और वही नहीं, थेरवाद में 2 अशोकों की बात है, 100 वर्ष के बाद एक कालाशोक होते हैं, फिर 218 में जो अशोक होते हैं वो होते हैं। एक और अशोक है जो राजतरंगिणी में जो कश्मीर के राजा होते हैं। तो आज तक सबको एक मान करके हमने शॉर्ट क्रोनोलॉजी को रिजेक्ट कर दिया मेजॉरिटी, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, बुद्ध का डेटिंग 380 होना चाहिए क्योंकि 100 वर्ष ही सही है, क्योंकि 90% ऑफ बुद्धिस्ट सोर्सेस में यही लिखा हुआ है कि अशोक का जो राज्याभिषेक है 100वें वर्ष में हुआ था बुद्ध निर्वाण के। अभी तक दोनों में से एक ही सही हो सकता है, दोनों सही नहीं हो सकते। तो इस समस्या का भी आज तक कोई समाधान इतिहासकारों के पास नहीं है। इसलिए कुछ लोग शॉर्ट क्रोनोलॉजी लेके बुद्ध की डेटिंग दे देते थे, कुछ लॉन्ग क्रोनोलॉजी लेके दे देते हैं, फिर बाद में छोड़ देते थे। हाउ इट मैटर्स, क्या फर्क पड़ता, 50-100 वर्ष इधर उधर हो गया, कोई मतलब नहीं। मतलब इतना आपके पास, अब ऐसे कैसे इतिहासकार हो आप लोग? या तो आपको क्रोनोलॉजी नहीं आती है, बता दो, या फिर आपको अनुसंधान नहीं आता, क्योंकि क्रोनोलॉजी एक ऐसा विषय है, ये एक बहुत बड़ा जिग्सा पजल है। अगर एक भी पीस इधर उधर कर दिया तो आपको पूरी क्रोनोलॉजी आपके सर पे है कि पूरा ठीक करिए, इसलिए कोई छेड़ना नहीं चाहता इसे। ये एक बहुत बड़ी एक है ना, परिश्रम करने से भागने वाला एक है, वही हो रहा है आज। पूरे इतिहासकार जितने भी है वो परिश्रम से भागना चाहते हैं, वो नहीं करें, क्योंकि वो यही नहीं है, पूरे विश्व की आपको रिकॉन्साइल करना पड़ेगा अगर आप एक भी पीस छेड़ दिया तो। इसलिए जैसे हफज अली लास्ट 200 ईयर में सेट हो गया, रहने दो, इसको नहीं छोड़ते, बाकी लड़ेंगे, क्या अकबर महानता नहीं था, इसी पे लड़ेंगे, चलो। तो इससे कोई भारतीय इतिहास का भला होने वाला नहीं। तो नरेटिव पे जो डिफरेंसेस है वो अलग है, लेकिन यहां तो दादा पोता हो गया, पोता दादा हो गया, उसके बारे में किसी को दर्द नहीं है, तो उस पर कोई अनुसंधान नहीं हो रहा। और पूरे विश्वविद्यालय में जो साइंसेस होते हैं ना, जो बेसिक साइंस, उन सब में मैथमेटिक्स जो है बहुत सारे साइंसेस का आधार होता है, इसलिए देयर इज अ डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एवरी यूनिवर्सिटी। लेकिन क्रोनोलॉजी जो है लिंग्विस्टिक्स का भी है, हिस्ट्री का भी है, आर्कियोजेनेटिक्स का भी है, आपका जो कार्बन डेटिंग करते हैं सबका बेसिस है, उसका एक भी डिपार्टमेंट नहीं है। नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इतिहास में भी आपको कोई क्रोनोलॉजी पढ़ाता है क्या? नहीं पढ़ाता। आपको बस ये बताता था, मान लो कि 483 बीसी में बुद्ध का निर्वाण है, बस आप मान के चलो। तो सब केवल को आपको केवल फेथफुल हिस्टोरियंस बनाया है, रिसर्चर हिस्टोरियन नहीं बनाया। तो हमें केवल फेथ करना सिखाया है इन कॉलोनियल हिस्टोरियंस, जो उन्होंने फिक्शनल क्रोनोलॉजी बनाई। तो ये दोनों ही सही है, मैं कह रहा हूं। कैसे सही है वो मैं बताऊंगा ये। और ये सब छोड़ देते हैं हम। अल्बरूनी का जो बुक है, उन्होंने जो भारतीय हमारे
भारत के बारे में जो लिखा, उसमें एक स्टेटमेंट है फर्स्ट चैप्टर में, वो क्लियरली आप इन फॉर्मर टाइम्स खुरासान, पर्शिया, इराक, मोसुल, द कंट्री अप टू द फ्रंटियर्स ऑफ सीरिया वाज बुद्धिस्टिक। ओके, माने खुरासान सीरिया तक जो है वो बुद्ध धर्म को अपना चुका था। बट देन जरथुस्ट्रा मीन जोरास्टर वेंट फोर्थ फ्रॉम अजरबैजान एंड प्रीच मघिज्म। मघिज्म वही जोरास्ट्रियनिज्म का ही नाम है। इन द बाल्क बैक्ट्रिया, अफगानिस्तान के अंदर। इन कॉन्सिक्वेंस द बुद्धिस्ट वर बैनिश्ड from those countries and had to immigrate to the country east of the Balk। मैंने अफगानिस्तान से ईस्ट में ही रहे, वेस्ट में नहीं जा पाए। लेकिन इस स्टेटमेंट से क्या पता चलता है आपको? जोरास्टर के पैदा होने से पहले बुद्धिज्म था, ये क्लियरली कह रहे कि नहीं कह रहे अल-बिरूनी। लेकिन आधुनिक इतिहासकार आपको क्या पढ़ाते हैं, मैंने कि हमारे जहां अभी हमको जो पढ़ाना पड़ता है यूनिवर्सिटीज में, कि जोरास्टर मरने के बाद बुद्ध पैदा हो रहे हैं। तो इस पर आपको कभी आश्चर्य नहीं होता, आपको कभी ये नहीं होता कि कहीं तो कमी है क्रोनोलॉजी में? नहीं, क्योंकि आपको ये पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि इसको मतमान अल-बिरूनी को कुछ नहीं आता था कि ये एक प्रकार का सेलेक्टिव एक्सेप्टेंस, सेलेक्टिव रिजेक्शन की जो मेंटालिटी है कि जो कुछ 200 वर्षों में लिखा गया है उसी को पढ़ना है, बाकी कुछ हमको सोचना नहीं है। तो ये जो इनर्शिया है हमारे मन में, वहां से हमें बाहर निकलना है कि नहीं, पहले तो जो भी दोबारा हम परीक्षा करते हैं, ब्लैक बोर्ड को दोबारा साफ करते हैं, फिर शुरू करते हैं। क्योंकि आज आपके पास बहुत सारे साधन हैं पिछले 200 वर्षों के मुकाबले। आप बहुत विस्तृत मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज आज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जो कि पहले उपलब्ध नहीं थी। तो ये एक बहुत ही ग्लेरिंग मिस्टेक है। ये एक ही नहीं है, यही एक और भी जो बुक है उसमें मैं नाम भूल रहा हूं, उसके अंदर एक पूरा चैप्टर है पर्शियन हिस्टोरियन। वो एक चैप्टर लिखते हैं जो सूडो प्रोफेट्स, क्योंकि मोहम्मद से पहले जितने भी है सब सूडो प्रोफेट्स हैं। सूडो प्रोफेट्स में जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया, सबसे पहले बोधिसत्व बुद्धा के लिए दिया, उसके बाद ही जोरास्टर रखा। जोरास्टर जो है ऑक्मेनिड एम्पायर के से कुछ पहले हुए हैं। पर्शियन हिस्ट्री में जो पर्शिया की जो हिस्ट्री है, जितने भी पर्शियन हिस्टोरियन जो क्रोनोलॉजी दी है ऑक्मेनिड एम्पायर का, साइरस से पहले उनका निधन हो चुका होता है। साइरस के टेक ओवर होने से, वो ऑक्मेनिड एम्पायर एस्टैब्लिश होने से पहले जो जोरास्टर जिन्होंने रिवाइव किया जोरास्ट्रियनिज्म को, उनका निधन हो जाता है। तो उनको बुद्ध के बाद रखा जाता है। तो कम से कम बुद्ध की डेटिंग ऑक्मेनिड एम्पायर से पहले होना चाहिए, यही पर्शियन हिस्टोरियंस ने लिखा है, वही अल-बिरूनी ने लिखा है। हाँ, लेकिन हम क्या करते हैं, जोरास्टर के मरने के बाद ऑक्मेनिड एम्पायर एस्टैब्लिश हो, तब बुद्ध का जन्म हो रहा है। अगर सीरिया तक बुद्धिज्म गया तो एटलीस्ट बुद्ध के 200 वर्ष तो उनके निर्माण के 100-200 वर्ष तो लगे होंगे। और एविडेंसेस भी बहुत हैं वहां पर। जो अलेक्जेंड्रिया है और जो उसमें एक कल्ट है थेरापुटस, वो थेरापुत्र ही थेरापुटस हो गया ग्रीक लैंग्वेज में। और वो बहुत सारे एविडेंसेस है इजिप्ट में। अभी मुझे मुनिरत्नम रेड्डी जो डायरेक्टर एपिग्राफी थे अभी दिल्ली में, एक ब्राह्मी अभिलेख मिला है वहां पर, ब्राह्मी का अभिलेख पूरा, एक पहली बार पूरा अभिलेख। वैसे तो छोटे मोटे बहुत सारे मिले हैं, और उसके साथ वो शकों के कुछ कॉइन्स भी मिले हैं। वही नहीं, अगर आप इथियोपिया में एक साइट है, टेम्पल साइट है, वहां पर कुषाणों के गोल्ड कॉइन्स भी मिले। तो जो मौर्य अशोक के टाइम में जो बहुत सारे जो मिशनरीज, बुद्धिस्ट मिशनरीज भेजे गए, वो 100% सत्य है। और वो वेस्ट में सीरिया और इजिप्ट और इथियोपिया तक, वहां तक बुद्धिज्म को पहुंचाया। तो ये जो थेरापुटस कल्ट है, मुझे लगता है वहीं से ही जो बहुत सा प्रभावित है पोस्ट क्रिश्चियनिटी, जो जितने भी कुछ परंपराएं। तो ये है जो पर्शियन क्रोनोलॉजी, भारतीय क्रोनोलॉजी, पर्शियन क्रोनोलॉजी में भी बुद्ध जो है जोरास्टर से पहले होते हैं।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सी गलतियां हैं, क्योंकि हमारे पारंपरिक बुद्ध की क्रोनोलॉजी आपको महापद्मानंद की डेटिंग के पहले ही होना चाहिए। आपने सबको अपने पीछे लेके आए, तो ऐसा क्यों हुआ? तो लेट अस एग्जामिन द ट्रेडिशनल डेट ऑफ बुद्ध निर्वाणा। तो मैं क्यों कह रहा हूं उनका डेटिंग 19th सेंचुरी। ये एपिग्राफिक एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखते, फिर लिटरेरी एंड एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस भी, क्योंकि एक और बहुत बड़ी समस्या एस्ट्रोनॉमी आप लोग सुन लेते, जैसे कोई पंडित जी जो है बैठ के आपका हाथ दे के बता रहा है आपका भविष्य होने वाला, ये वो नहीं है, वो एस्ट्रोलॉजी है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी एक साइंस है, वेरीफाइएबल साइंस है, और बहुत आपको आपके जो ग्रंथों में जो ऑब्जर्वेशन दिखे उसके एक एब्सोल्यूट डेटिंग कर सकते हैं। जैसे एपिग्राफी में आपको एक डेट दिया जाता है किसी संवत में, तो आप उसकी एक एब्सोल्यूट डेटिंग कर सकते हो। आपको आर्कियोलॉजी में अगर आपको कुछ घड़े या किसी चीज आर्टिफैक्ट्स मिले तो आपको केवल अंदाजे से कह सकते हो कि ये इस साल का, लेकिन आपको एक एब्सोल्यूट डेट नहीं मिलता है। तो एक तो एपिग्राफी में और लिटरेचर में जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस बताए उनका भी एक एग्जैक्ट डेटिंग कर सकते हैं। ये हम अभी चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि देयर आर एक मॉडल है जैसे क्रोनोलॉजी में, क्योंकि सबसे पहले आप शीट एंकर्स एस्टैब्लिश करते हैं, उसके बाद आप आपके पास जैसे शक संवत है, तो आजकल जैसे 78 AD, तो उसके बाद जितने भी अभिलेख हैं, हजारों अभिलेख है जिसमें शक संवत का उल्लेख है, तो उसी 78 AD को मान करके आप उसको डेटिंग कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं शीट एंकर। तो उस तरीके से जो है हमारे यहाँ, और विक्रम संवत है हम 57 BC से करते हैं, तो जितने भी अभिलेख विक्रम संवत से वहां से लेके आप डेटिंग कर लेते हैं। तो मैं लेकिन उसमें एक मैंने देखा बहुत सारे अभिलेखों को जो कॉपर प्लेट्स है और लिथिक है, और अभिलेख जो है वो सबसे प्रामाणिक साक्ष्य क्यों है? क्योंकि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, उनको रीराइट नहीं किया जा सकता। हमारे जो लिटरेचर है वो क्या होता है कि 300-400 साल के बाद वो पुराने वो पत्तों पे जहां भी हमने लिखा वो पुराने हो गए, फिर दोबारा कॉपी किया, तो कॉपी करते हुए हो सकता है जो कॉपी इसने कुछ गलतियां कर दी हो। जैसे आज भी जब आप पुराने अभिलेखों का संपादन करते हैं तो कुछ वर्ड आप बदल देते हो कि हाँ ये शब्द पूरा नहीं हो रहा, अपने वर्ड आप उसके अंदर लिख देते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन होने की संभावना रहती है जो कॉपी करके जो लिटरेचर। लेकिन जब आप अभिलेख है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, वो जैसा लिखा गया वैसे ही आज आपके पास उपलब्ध है। जब आप एपिग्राफिक एविडेंस को लिटरेरी एविडेंस के साथ जब आप दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो तब आप लिटरेरी एविडेंस को वेरीफाई करके उसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि हाँ ये सच कह रहे हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि ये जो मॉडल है, जो मॉडर्न जो मॉडल, वो भी उसी पर आधारित है, हम शक संवत और विक्रम संवत। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इनमें हमसे दो एक गंभीर गलतियां हुई हैं, सो आई एम कॉलिंग देम एज ए मोन्यूमेंटल ब्लंडर्स। वो क्या है? वो ये है कि जो शक और विक्रम जैसे हम एक संवत मानते हैं, वस्तुतः ये दो रहे। एक प्राचीन शक संवत है, एक अर्वाचीन शक संवत है, एक प्राचीन विक्रम संवत है, एक लेटर विक्रम संवत है। लेकिन इन दोनों को एक करने की वजह से हमारे लिए जो है ये 661 वर्षों का एक क्रोनोलॉजिकल एरर भारतीय क्रोनोलॉजी में आ गया है। क्योंकि साउथ में, मैं भी दक्षिण का ही हूं, तो साउथ में क्या होता है, किसी भी संवत को शक कह देते हैं। यहां तक कि जैसे क्रिश्चियन एरा को भी क्राइस्ट शका कह देते हैं। तो शक जो है संवत का समानार्थक हो गया। तो वहां पर क्या हुआ कि जब शक संवत 78 AD एक प्रकार का एस्ट्रोनॉमिकल, भारतीय जो ज्योतिष शास्त्रियों ने एक विशेष कंजंक्शन के आधार पर उन्होंने स्थापित किया था, एक कैलकुलेशन में परफेक्शन के लिए, उसको शकांत कहा था। फिर बाद में उसको भी शक कहने लगे, तो फिर फाइनली हमने सोचा कि एक ही शक है, क्योंकि जो कैलेंडर आप रोज प्रयोग कर रहे हो आपको वही याद रहता है। उससे पहले जो शक राजा ने जो अपने राज्याभिषेक के समय जो स्थापित किया था वो प्राचीन शक संवत है। वो क्यों है? आप सिंपल, जब ब्रिटिशर्स यहाँ आते हैं उन्होंने एक ही प्रश्न पूछा हम लोगों से, आप लोग कहते विक्रमादित्य, उज्जैन के विक्रमादित्य को कौन नहीं जानता। 57 BC में उन्होंने एक विक्रम संवत चलाया था, ठीक है। फिर हमने कहा उनके पास नवरत्न थे, वराह मिहिर, कालिदास, घटकर पर, अमर सिंह, ये सारे उनके सभा में थे। उन्होंने कहा ठीक है, मान लिया, ठीक है, बृहत संहिता उठाइए,
और कालिदास का ज्योतिर्विदावरणम उठाइए, उसमें क्या लिख रहे हैं वो, जो पंच सिद्धांतिका वराह मेहर का शक संवत 427 का उल्लेख कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा अगर शक संवत 78 में स्टार्ट हुआ और वो 427 कर रहे, उसको प्रथम सदी बीसी में हो कैसे सकते हैं? तो आपके पास कोई जवाब है? नहीं है। ठीक है, कालिदास विक्रमादित्य की सभा में थे, तो कालिदास क्या कर रहे हैं, वो ज्योतिर्विदावरणम में 445 शक संवत का उल्लेख कर रहे हैं। तो हमारे पास जवाब नहीं था, क्योंकि हम प्राचीन शक संवत जो था उसको हम भूल चुके थे। इसलिए तो ये है, क्योंकि एक जो आपके प्रयोग से बाहर हो गया था फिर हमारे रहता है। तो मैंने क्या किया, ये काम कोट वेंकटाचलम ने कुछ साइरस सिरा करके कहा था। तो मैंने सोचा कि अगर कोई प्राचीन शक संवत है या प्राचीन विक्रम संवत है तो उसका कोई ना कोई एपिग्राफिक एविडेंस जरूर होगा। तो उसको मैंने खोजने की कोशिश की, सारा मेरा अनुसंधान उस पर आधारित है। तो वो मैं आपको डिटेल बताऊंगा कैसे। और एक दूसरी समस्या कहां से हुई, एक तो ये है जो कि आपने दो अलग अलग विक्रम को, अलग अलग शक संवत को एक साथ लाने की वजह से आपके 661 वर्ष का क्रोनोलॉजी एक तरीके से आगे आ गई, या उतना क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री आपकी इरोड हो गई। दूसरी समस्या ये है, वो ये है कि आपने चंद्रगुप्त जो है बुद्ध और महावीर को कंटेम्पररी मान लिया। कंटेम्पररी मानने के एक सबसे बड़ा जो कारण ये है कि भद्रबाहु के शिष्य थे चंद्रगुप्त, क्योंकि आप श्रवण बेलगोला में जाइए, चंद्रगुप्त गिरी है, भद्रबाहु गिरी, उनके गुफाएं भी है वहां पर दोनों, और पूरी कहानी है। उज्जैन के राजा थे, तो जो चंद्रगुप्त उज्जैन का राजा था उसको हमने पाटलिपुत्र का राजा मान लिया, क्योंकि मुद्रा राक्षसम इस तरह के नाटकों की वजह से हेमचंद्र के बाद जो हेमचंद्र थे, उन्होंने जो परिशिष्ट पर्व और इन्होंने लिखा, वो हेमचंद्र ने पहली बार, क्योंकि उससे पहले अगर आप जैन इतिहास में अगर आप पढ़िए, हरिवंश पुराण उनका है, और एक त्रिलोय पन्नति, त्रिलोक प्रज्ञप्ति, उनमें जो जीनियोलॉजी दी गई है उसमें कहीं भी मौर्य नहीं है। उसमें मुरुंडों की बात है, तो मुरियो को मौर्य कर दिया। जो शक मुरुंड होते थे उनकी जो वहां पर कहीं नहीं है, केवल एक नंद का उल्लेख है। वो दोनों अलग अलग है। हमने वो नंद को भी एक मान लिया, क्योंकि वो जैन में जिस नंद की बात कर रहे हैं वो नापित है, वो नाई के जाति से ताल्लुक रखते। जो पुराणों में जो नंद है, महापद्म नंद, वो शिशुनाग वंश के अंतिम राजा का पुत्र था, चाहे लेजिटिमेट था इलेजिटिमेट था, मगर नाई नहीं था। और वो नवनंदों की बात आती है पूरे पुराणों में और बौद्ध ग्रंथों में। एक नंद की बात नहीं होती, केवल एक नंदराज की बात होती है इसमें, जिसका खारवेल की प्रशस्ति में भी एक नंदराज का उल्लेख आता है, वो नंदराज। तो इन दोनों को एक मानना। और दूसरी समस्या ये थी कि जो भद्रबाहु का शिष्य जो चंद्रगुप्त है, उसे चंद्रगुप्त, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य भारत में प्रसिद्ध थे। और एक और उनकी जो जीनियोलॉजी है जो जैन ग्रंथों में दी गई है, चंद्रगुप्त, उनका पुत्र सिद्धसेन, उसका पुत्र भास्कर, भास्कर ने श्रवणबेलगोल सिटी का निर्माण किया अपने दादाजी के उसके स्मृति में। फिर वहां पर पूरा जैन जो बस्ती वहां पर बसाई है वो भास्कर ने किया। और भास्कर अशोक से कोई लेना देना नहीं, सिद्धसेन बिंदुसार का कुछ लेना देना नहीं। और एक और पूरे कर्नाटक के साहित्य में जो चंद्रगुप्त और भास्कर सिद्धसेन के बारे में उनको कहा जाता है गुप्तान्वय। ये मालव गुप्त वंश से संबंधित चंद्रगुप्त थे जो उज्जैन के राजा थे भद्रबाहु के समय में। इनका चंद्रगुप्त मौर्य से कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक गलती होने की वजह से क्या हो गया कि बुद्ध और महावीर समकालीन हो गए, जबकि बुद्ध और महावीर में भी 600-700 वर्षों का अंतर था। ये है जो 1380 वर्षों की जो गलती में, ये केवल ये दो ही एरर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो क्रोनोलॉजिकल मॉडल बनाए गए उसमें गलती है, गलती नहीं, वो मॉडल्स है, उसके अंदर ये दो गलतियां अगर आप सुधार दें तो फिर आपकी पूरी भारतीय क्रोनोलॉजी जो लिटरेचर में, जो एपिग्राफिक में, पूरी तरह आपका सामंजस्य होता है, कहीं जरूरत पड़ती है। अब हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्टिवली लिटरेरी एविडेंसेस रिजेक्ट कर देते हैं,
सेलेक्टिवली इंस्क्रिप्शंस रिजेक्ट कर देते हैं कि जो क्रोनोलॉजी बनी वही सही है। तो केवल यही दो गलतियां हैं। तो इसको ठीक कर दिया जाए तो 1380 वर्षों का पूरी भारत की जो पारंपरिक क्रोनोलॉजी है वो 100% सही है, अगर ये दो गलतियां आप सुधार दें। तो यही मैंने यहां पर अब आपको मैं ले चलता हूं। ये जो मैं कह रहा हूं कि 2 शक संवत थे, तो इसके एविडेंस क्या है। मैं आपको बहुत ही हार्ड एविडेंसेस की ओर लेके जाऊंगा, ठीक है। ये एक अभिलेख मिला है होयसल राजा का, ये शक 2027 का उल्लेख कर रहे हैं। अगर आप नीचे पढ़ सकें तो अब 2027 में 78 ऐड कर दीजिए, 2105, मतलब अभी हम 2023 में आए हैं अभी। तो अभी हमको और 80, 90, 70, 80 वर्ष अभी वेट करना पड़ेगा इस इंस्क्रिप्शन को लिखने के लिए। तो ये फ्यूचर डेट क्यों कर रहे हैं? तो फिर हमारे जो एपिग्राफ इतिहासकार, क्योंकि क्रोनोलॉजी गलत है, उन्होंने ये 2027 को 1017 कर लिया। बहुत आसान काम है, ऐसा हो नहीं सकता। ये मैंने देखा जो कन्नड़ न्यूमरल्स में ना 1 ऐसा लिखा जाता है, 2 ऐसा लिखा जाता है। इसमें इतना एरर होने का कोई संभावना नहीं है। एक तो ये, और इनके जो पैलियोग्राफी है, क्योंकि एक समस्या है पैलियोग्राफी के आधार पर हम क्रोनोलॉजी रिजेक्ट करते हैं। पैलियोग्राफी के लिए पहले क्रोनोलॉजी एस्टैब्लिश करिए तब पैलियोग्राफी बने। पैलियोग्राफी भी जो है वो पहले क्रोनोलॉजी में गलती है तो आपकी पैलियोग्राफी में भी गलती होगी। पैलियोग्राफी कैन नॉट बिकम प्राइमरी एविडेंस टू रिजेक्ट द क्रोनोलॉजी। अगर क्रोनोलॉजी में गलतियां तो पहले उसको सुधारिए, फिर पैलियोग्राफी सुधारनी पड़ेगी। लेकिन आजकल जिसको पैलियोग्राफी मानते हो उसके बेसिस पर, पैलियोग्राफी कुछ नहीं है, स्क्रिप्ट्स का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप स्टडी करते हो, उसको आधार मान करके फिर जहां पर डेट नहीं है फिर उसके आधार पर आप उसको डेट कर लेते हैं। लेकिन क्रोनोलॉजी में गलती है तो फिर आपकी पैलियोग्राफी भी उसी तरह उतनी ही गलतियां उसमें भी होंगी। एक और है, ये विजयनगर राजा का है, 1975 है। अब इसमें भी अभी भी और 30 वर्ष और लगेंगे इस इंस्क्रिप्शन के लिए। ये 1975 है। एक और है, ये 1919 होयसल राजा का एक और अभिलेख है। ये अगर हो तो 1997 में ये इंस्क्रिप्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए, बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं जिसको आपने फोर्जरी करके डिक्लेयर कर दिया। और ये एक फोर्जरी इसलिए क्योंकि वो आपकी क्रोनोलॉजी में फिट नहीं बैठते हैं। कैसे? ये पिंपलनेर ये महाराष्ट्र में, वो संस्कृत का नाम आता है पिप्पाला नगरा, वो पिंपलनेर बोला जाता है। तो वहां पर एक अभिलेख मिला, ये इंडियन एंटीक्वारी में पब्लिश्ड है। इसमें चालुक्य राजा सत्याश्रय की बात की जा रही। अब शक 310 में कौन सा चालुक्य सत्याश्रय था, एक समस्या है। और दूसरी समस्या है कि एक नागरी में लिखा हुआ है। अब 388 में नागरी कहां से आ गई? लेकिन अगर आप क्रोनोलॉजी ठीक करेंगे तो ये एक्चुअली सर्वप्रथम 78 एडी शक को मान करके, जो शक वर्ष को मान करके ये किया गया। लेकिन जितने भी जो अर्ली चालुक्य हैं वो प्राचीन शक संवत 583 बीसी में। और इसके अंदर एक सोलर इक्लिप्स का भी वर्णन है कि एक सूर्य ग्रहण हुआ था, उसका डेट, वो डेट भी एग्जैक्टली मैच होता है। तो समस्या है कि आपके साथ पैलियोग्राफी है इसमें, और एक ही शक संवत मानने की समस्या है। 78 एडी ही मानोगे तो ये पूरा इंस्क्रिप्शन आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन अब 2 अलग अलग शक संवत है तो ये ग्रांट जो है 100% ऑथेंटिक है। मैं कह रहा हूं कि जो शक और शकांत वाला जो मैंने थ्योरी दी उसको मानने पर एक भी इंस्क्रिप्शन फोर्जरी नहीं है भारत में। हर एक इंस्क्रिप्शन को आप उसकी सत्यता आप स्थापित कर सकते हैं। पूरे विश्व में कोई इंस्क्रिप्शन फोर्जरी नहीं है क्या? भारत में सारे फ्रॉडस्टर पैदा हो गए तो उनको पहले पता लग गया था कि अंग्रेज आने वाले उनको बेवकूफ बनाना, इसलिए बहुत सारे फोर्जरी करके चले गए। ये समस्या है कि हमारे जो क्रोनोलॉजी मॉडल में गलती है उसकी वजह से हमारे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन रिजेक्ट हो रहे हैं एज ए फोर्जरी करके। फोर्जरी, अगर मैं फोर्जरी कर लूं कि मुझे जो है नरेंद्र मोदी से प्रमाण पत्र मिला, मोदी का आज प्रधानमंत्री होना क्या असत्य है क्या? मेरा नाम असत्य है क्या? केवल एक अनधिकृत पत्र है, लेकिन हर एक
इन्फॉर्मेशन सही होना चाहिए। अगर फोर्जरी भी करता हूं, ऐसा नहीं हो सकता मैं लिखूं जब विक्रमादित्य ने दिया था तो सब लोग हंसेंगे कि ये बेवकूफी की कहां से ला रहे, तुम कब पैदा हुए, विक्रमादित्य कहां हो। तो इसलिए फोर्जरी वाला जो है ये केवल एक डाउटिंग थॉमस वाला सिंड्रोम है। भारतीय इतिहास को उस सिंड्रोम से हमें मुक्त करना है। उनके पास कोई आधार नहीं। ऐसे ही होता है जैसे एक पड़ोसी आया जिसको आप सम्मान करते हो, उसने कहा कि मुझे डाउट है आपका बाप आपका है कि नहीं, तो कुछ दिन के बाद मैं भी डाउट कर रहा हूं कि मेरा बाप मेरा है कि नहीं। अरे तुम बचपन से उसी को देखो, तुमको क्यों डाउट है? तो नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि पड़ोसी ज्यादा पढ़ा लिखा है तो वो सही कह रहा है। तो बस उसी तरह की मानसिकता है, लेकिन उसके पास 1% भी एविडेंस नहीं है वो कहने के कि आपका बाप आपका नहीं। तो ये आप कभी मत मान लीजिएगा कि जो भी पढ़ाया जा रहा सही पर। बहुत कुछ जो है 200-300 वर्षों में जो अनुसंधान हुआ वो बहुत से एक अजम्पशन पे, स्पेशली आर्ट सब्जेक्ट्स में, वो एक तरह के उनकी मानसिकता के बेसिस पर लिखी जाती है, फिर वही लिखा जाता है कि ऐसे ही हो रहा वैसे ही हो रहा है। तो आप सबका दायित्व है कि उस पर एक पुनः वैज्ञानिक समीक्षा होनी चाहिए। ये परंपरा हमें सभी कॉलेजेस में लाना है ताकि एक सही पक्ष लाने की हो। और दूसरा है कि मुझे अपने घर का, अपने माँ बाप का इतिहास लिखने के लिए पड़ोसी मेरे लिए प्रामाणिक कैसे हो सकता है?